हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियांशु। और क्या आप अपने घरों के बाहर ऐसे मेंढक को देखना चाहोगे जो कि एक कुत्ते जितना बड़ा हो और उसके जबड़ों में इतनी ताकत हो जितनी कि एक तेंदुए के जबड़ों में होती है? वेल आई नो ये कोई नहीं चाहेगा, लेकिन हम ऐसे जीवों के बारे में जान तो जरूर सकते हैं। हमारे पृथ्वी पर कभी ऐसे स्पीसीज रहा करते थे जो कि आज के जानवरों से काफ़ी विशाल और डरावने हुआ करते थे। अगर साइंटिस्ट की माने तो हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जो भी स्पीसीज आज जिंदा हैं वो केवल 0.1% है, यानी कि अभी तक 99.9% स्पीसीज जीवित होकर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और आज जो हम स्पीसीज देखते हैं वो केवल 0.1% है। वेल, आज के इस वीडियो में आप ऐसे स्पीसीज के बारे में जानने वाले हो जो कि कभी पृथ्वी पर रहा करते थे, लेकिन आपको उनके बारे में जानकर ये खुशी होगी कि आज वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आज अगर वो स्पीसीज जिंदा होते तो शायद हम इंसान होते ही नहीं, या फिर अगर हम होते तो इतने एडवांस नहीं हो पाते कि आज मैं वीडियो बना पाता। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो टाइटल्ड स्ट्रेंज एनिमल्स दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ, पार्ट 1। फर्स्ट नंबर पर है मेगालोडॉन, द जायंट शार्क। मेगालोडॉन जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पृथ्वी पर रहा करती थी और 2.6 मिलियन ईयर्स पहले वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मेगालोडॉन आज तक की जानी गई सबसे बड़ी शार्क थी और दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक थी। इसके बड़े भयंकर दांत आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़े होते थे। साइंटिस्ट को इस स्पीसीज के टीथ और बोन्स मिले, जिसके वजह से कई सारे खुलासे हुए और साइंटिस्ट को रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये जीव कैसा दिखता था और ये कब एक्सटिंक्ट हुआ। 2018 में आई हॉलीवुड मूवी द मेग में उस मेगालोडॉन शार्क को आज के समय में समुद्र के गहराइयों में जीवित दिखाया गया है। लेकिन अभी तक के रिसर्च से यही पता चला है कि ह्यूमंस के सबसे पहले पूर्वज के पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मेगालोडॉन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। लेकिन साइंटिस्ट को एग्जैक्टली वो डेट पता नहीं चला जब मेगालोडॉन शार्क एक्सटिंक्ट हुई थी, क्योंकि आज भी इस स्पीसीज के फॉसिल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच के एक रिसर्च टीम ने मेगालोडॉन फॉसिल्स पर गहरी स्टडी की और ऑप्टिमल लीनियर एस्टिमेशन टेक्निक से उन फॉसिल्स के एज जानना चाहा। उनके रिसर्च में सभी फॉसिल्स मिडिल मायोसिन इपोज से प्लायोसिन इपोज की थी, जो कि 15.9 मिलियन से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले तक था। 2.6 मिलियन ईयर्स पहले के बाद मेगालोडॉन के जीवित होने के कोई सबूत नहीं मिले। अभी रिसेंट डिस्कवरी से कुछ ऐसे क्लूज साइंटिस्ट को मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मेगालोडॉन अभी भी समुद्र की गहराइयों में जीवित हो सकती है, जैसे कि मारियाना ट्रेंच में। वो कौन से एविडेंस है जो कि ये बताते हैं कि मेगालोडॉन अभी भी जीवित हो सकते हैं, उनके बारे में हम किसी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सेकेंड नंबर पर आता है जायंटोपिथेकस। वेल, आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल द जंगल बुक मूवी देखे ही होंगे और उसमें इस जायंट एप को भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे ही एप्स की स्पीसीज कभी पृथ्वी पर रहा करती थी? उनमें से ही एक थे जायंटोपिथेकस। पैलियोंटोलॉजिस्ट को इस स्पीसीज के फॉसिल्स मिले और उनके स्टडी से इनके हाइट और वेट का पता चला। साइंटिस्ट के अनुसार ये एप्स 3 मीटर्स ऊंचे और 200 से 300 किलोग्राम तक वजनी हो सकते थे, जो कि उन्हें आज तक के जाने गए लार्जेस्ट ह्यूमैन बनाते हैं। ये स्पीसीज आज से 11,700 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए। साइंटिस्ट के अनुसार जायंटोपिथेकस का आकार बड़ा था और जब प्लायोसिन इपोज के लास्ट में आइस एज की शुरुआत हुई तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना। ये स्पीसीज आज के साउदर्न चाइना के जंगलों में रहा करते थे, जहाँ जायंटोपिथेकस को फ्रूट्स की कहीं कमी नहीं होती थी। लेकिन आइस एज में वहाँ का एनवायरनमेंट बदल गया और तब उन्हें वहाँ खाने की कमी होने लगी। जायंटोपिथेकस का शरीर बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी भोजन चाहिए था, लेकिन आइस एज में उन्हें वो मिल नहीं पा रहा था। और इस स्पीसीज में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत धीमा होता है, जिसकी वजह से उन्हें कम भोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जायंटोपिथेकस के बड़े शरीर की वजह से उनमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी फास्ट होता था और इसकी वजह से उन्हें खाना भी जल्दी जल्दी चाहिए होता था और ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता था। लेकिन इसी की वजह से ये इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल नहीं पाए और इसकी वजह से 11,700 साल पहले ही ये विलुप्त हो गए। थर्ड नंबर पर है हार्स ईगल। न्यूजीलैंड के माओरी लोग एक ऐसे पंछी की कहानियाँ सुनाते थे
जिसका विंग स्पैन 10 फीट चौड़ा और वजन 10 से 15 किलोग्राम तक होता था। ये ईगल साइज में कोई खास बड़ा नहीं होता था, लेकिन इसके कारनामे आपको जरूर चौंका देंगे। माओरी लोगों ने एक समय पर माओ नाम के एक बर्ड को इतना शिकार किया था जो कि विलुप्त होने के कगार पर था। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि माओ एक बर्ड स्पीशीज थी जो कि बहुत बड़ी होती थी। इस पिक्चर में आप ह्यूमंस के कंपैरिजन में उस बर्ड को देख सकते हो और इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बर्ड ह्यूमंस के कंपैरिजन में कितनी बड़ी होती थी। न्यूजीलैंड पर उस समय कोई बड़े मैमल्स नहीं थे जो कि एपेक्स प्रेडेटर्स हो, लेकिन उनकी जगह पर हार्स्ट ईगल वहाँ का एपेक्स प्रेडेटर था। हार्स्ट ईगल का सबसे पसंदीदा शिकार था माओ बर्ड, लेकिन जब इंसानों के शिकार की वजह से माओ बर्ड की संख्याएँ कम होने लगी तब हार्स्ट ईगल ने माओरी लोगों के बच्चों को शिकार बनाना चाहा। आपने मूवीज में ऐसे बर्ड्स को देखा होगा जो कि इंसानों को उठा ले जाते हैं, लेकिन ये हार्स्ट ईगल कभी रियल लाइफ में जीता जागता एक दानव था। ये तो अच्छा हुआ कि ये स्पीसीज आज एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में बच्चे पार्क में आसानी से खेल पाते हैं बिना किसी डर के। और नंबर पर स्पीसीज है होबरमिस पैटर्नसोनी। इस पिक्चर में आप जिस प्रीहिस्टोरिक क्रीचर को देख रहे हो ये और कुछ नहीं बल्कि एक चूहा था जो कि आज से 80 लाख साल पहले पृथ्वी पर जीवित था। ये स्पीसीज केवल ओर्निको रिवर डेल्टा में ही पाया जाता था। यह आज तक के जाने गए सबसे बड़े रोडेंट्स में से एक था जो कि 3 मीटर लंबा होता था और इसका पूंछ 1.5 मीटर जितना बड़ा होता था। इसका वजन 250 से 700 केजी तक होता था। अगर ये चूहा आज जिंदा होता तो आज के चूहों के जैसे ये कपड़ों को कुतरता नहीं और छोटे छोटे दानों को नहीं खाता, बल्कि ये पूरे गेहूं के बैग को ही काट देता। 2008 से पहले ये स्पीसीज सबसे बड़े रोडेंट के श्रेणी में था, लेकिन 2008 में जोसेफो आर्टिगेसिया मोनेसी नाम का एक रोडेंट का डिस्कवरी हुआ जो कि पैटरसोनी से भी बड़ा हुआ करता था। 5 नंबर पर है डंकलियोस्टस। आपने पहले मेगलोडॉन शार्क के बारे में जाना जो कि काफ़ी बड़ी और ख़तरनाक होती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेगलोडॉन के जन्म से पहले ही इस पृथ्वी के समुद्रों में एक और स्पीसीज राज किया करती थी। ये स्पीसीज थी डंकलियोस्टस की। ये मछली सच में सर्वगुण संपन्न थी, क्योंकि साइंटिस्ट के अनुसार इस मछली के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत नेचुरल आर्मर था जो कि इतना मजबूत था कि उस समय में कोई भी जीव उसे भेद नहीं सकता। यह आर्मर इन मछलियों के लिए एक बहुत अच्छा डिफेंस था। इसके साथ ही इस स्पीसीज के दांत काफ़ी खतरनाक हुआ करते थे। इस स्पीसीज के जबड़ों का मूवमेंट इतना तेज होता था कि जितनी देर में आप एक पलक झपकाओगे उतनी देर में ये आपको 3 जगह से काट चुकी होगी। नेचर ने इस मछली को मजबूत ऑफेंस और डिफेंस का मिक्सचर बनाया था, जिसकी वजह से ये उस समय की सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक थी। साइंटिस्ट के अनुसार इनके आर्मर को केवल इनके दांत ही भेद सकते थे, जिससे ये पता चलता है कि ये स्पीसीज कैनिबल्स थी, यानी कि ये एक ऐसी स्पीसीज थी जो कि खुद के स्पीसीज के शिकार करती थी। ये 30 फीट बड़ी और 4 टन वजनी जल प्रजाति आपस में ही शिकार कर एक दूसरे की हत्या करती गई और आज से 358 साल पहले ही ये विलुप्त हो गई। 6 नंबर पर है द जायंट टोड बेलीज बुफो एम्पिंगा। ये आज तक की जानी गई सबसे बड़ी मेढक की स्पीसीज थी। ये स्पीसीज 16 इंचेज बड़ी होती थी और 4.5 किलोग्राम वजनी होती थी। ये जायंट फ्रॉग लेट क्रिटेशियस एरा में रहा करता था, जो कि आज से 65 से 75 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था। ये स्पीसीज मेडागास्कर आइलैंड पर रहा करते थे। इस स्पीसीज को डेविल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि साइंटिस्ट के अनुसार ये फ्रॉग बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे। बेलीज बुफो एम्पिंगा ये शब्द 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बेलीज का मतलब होता है डेविल, बुफो का मतलब होता है टोड और एम्पिंगा का मतलब होता है हार्ड शील्ड, क्योंकि इस स्पीसीज के फ्रॉग्स के हेड पर एक हार्ड शील्ड होता था। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगेगा जब अचानक से आप ऐसे किसी फ्रॉग को देख लो। आज के इस वीडियो में हमने जिन स्पीसीज के बारे में जाना वे आज इस पृथ्वी पर नहीं हैं। वे पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कई हजार साल पहले ही। अगर आज वे सभी जीवित होते तो शायद हम इंसान नाम की कोई प्रजाति ही नहीं होती, या फिर अगर हम होते तो इतने विकसित नहीं हो पाते। इस पृथ्वी पर जो जीव आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके एक्सटिंक्शन के वजह से ही आज ये पृथ्वी ऐसी है। ये एक्सटिंक्शन और रिक्रिएशन की प्रक्रिया चलती आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। हो सकेगा कि हम इंसान भी कभी एक्सटिंक्ट हो जाए।
और हम इंसानों के बदले कोई और एडवांस स्पीसीज इस पृथ्वी पर राज करे। हम इंसानों का इतना विकसित होना कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटिंक्शन का कारण बन रहा है, लेकिन हम अपने बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ ही एक्सटिंक्ट हुए एनिमल्स को वापस लाने की चाह में हैं। भले ही हम फ्यूचर में किसी प्री हिस्टोरिक क्रीचर को जीवित कर दें, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नेचर के प्रोसेस के खिलाफ होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है कि क्या कभी हम साइंस की मदद से किसी एक्सटिंक्ट एनिमल्स को फिर से रिवाइव कर पाएंगे, यानी कि फिर से जीवित कर पाएंगे? और अगर कर पाते हैं तो क्या ये नेचर के लिए सही होगा या फिर उसके खिलाफ होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। So I will see you guys in the next video with a very amazing topic. Till then, just be yourself.